Okay, student, we will continue with the chapter Tantara Vamiro Katha, which was started last time. Page number 81 of your book. Please open it. तंतारा वामीरो कथा फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था. मिडल ऑफ द पेज हमने यहाँ पर छोड़ा था. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. उसने तंतारा के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थी. किसने सुन रखी थी? वामीरो ने तंतारा के बारे में काफ़ी कहानियाँ सुन रखी थी. उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत और साहसी युवक था, किंतु वही तंतारा उसके सम्मुख में सामने एक अलग ही रूप में आया. बहुत सुंदर, बलिष्ठ मीन्स ताकतवर, शक्तिशाली जिसे कहते हो. बलिष्ठ का अर्थ लिख लीजिए, शक्तिशाली, किंतु बहुत ही शांत, बेहद शांत, सभ्य और भोला भाला सा उसका चेहरा था. उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचा करती थी. हर लड़की का सपना होता है अपने जीवन साथी के बारे में, तो वह उसी तरह जिस तरह सोचा करती थी उसी तरह का वह उसने अपने सम्मुख पाया. तंतारा का व्यक्तित्व बहुत ही अधिक लुभावना था. उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग उसके अपने बन जाते थे और साथ ही साथ उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था. किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ ये संबंध परंपरा के विरुद्ध था. मतलब एक गांव की लड़की दूसरे गांव के लड़के से विवाह नहीं कर सकती. ये आपसी संबंध बनाने वहाँ की परंपरा के विरुद्ध थे. और उस समय ऐसी रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, विचारों में संकरापन था कि लोगों की सोच बहुत एक लिमिट तक थी. लोग उससे आगे कभी सोचते ही नहीं थे. तो इस तरह से जब उसे याद आता है, मन ही मन याद आता है कि उसका ऐसा ख्याल भी अपने मन में लाना गलती होगी, क्योंकि वह किसी और गांव की है और तंतारा किसी और गांव का, तो आपस में संबंध बनने, वैवाहिक संबंध बनने मुश्किल थे. अतः उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा. श्रेयस्कर का मीनिंग होता है अच्छा समझा. उसने सोचा कि मैं उसे भूल ही जाऊं तो यही अच्छा होगा, किंतु ये असंभव जान पड़ा. क्यों? क्योंकि उसे मन ही मन तंतारा से प्यार हो गया था. तंतारा बार बार उसकी आंखों के सामने आता, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में वह डूबा हुआ. निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, एक याचक की तरह, एक प्रार्थी की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ. प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार. किसी तरह रात बीत गई और उधर वामीरो की भी यही परिस्थिति थी और तंतारा की भी वैसी ही परिस्थिति थी. मतलब दोनों के मन में एक दूसरे के बारे में विचार बार बार आ रहे थे. दोनों के व्यक्तित्व व्यथित थे. व्यथित मतलब दुखी थे. दोनों के व्यक्तित्व दुखी थे, मतलब आपस में वो मिलना चाहते थे पर मिल नहीं सकते थे. सामाजिक बंधनों के कारण वे दोनों विवश थे. किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा. आंच रहित, गर्मी के बिना, ठंडा और उबाऊ, बेकार दिन. जैसे कि कभी कभी हमें अपने मन ही मन लगता है कि आज का दिन अच्छा नहीं गया. आंच रहित मतलब उस दिन उनके शरीर में किसी भी कार्य करने के प्रति उत्साह नहीं था, कोई भी काम करने को मन नहीं कर रहा था, इसलिए इसे आंच रहित कहा गया है. एक ठंडा और उबाऊ इसलिए कहा है कि उसने लगा कि दिन बिल्कुल बेकार है. और शाम की प्रतीक्षा थी. शाम होने का इंतजार था, क्योंकि तंतारा ने वामीरो को मिलने के लिए बुलाया था. तंतारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी. मतलब आज से पहले उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था. किसी के भी विचारों में, किसी के भी प्यार में वह नहीं खोई थी, लेकिन आज उसे अपने व्यक्तित्व में बदलाव दिखाई दे रहा था. वह अचंभित था. अचंभित का अर्थ होता है हैरान था, साथ ही रोमांचित. रोमांचित मतलब उत्साहित, एक्साइटेड जिसे इंग्लिश में कहते हो. दिन ढलने के काफी पहले ही वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया. अभी दिन ढलने में काफी समय था, लेकिन वामीरो से मिलने की ललक में, चाह में वह समय से पहले ही वहां पहुंचकर बैठ जाता है. वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल
पहाड़ की तरह भारी था। मतलब एक एक क्षण जो था वो बिताए नहीं बीत रहा था, एक एक पल बिताना उसके लिए काफ़ी भारी पड़ रहा था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। मन ही मन कभी कभी ऐसे विचार भी आ जाते, ऐसी शंकाएं भी उभरने लगती कि ना जाने वामीरो आएगी भी या नहीं। अगर वामीरो ना आई तो ऐसा विचार उसके मन में पनपा। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। निर्णय मतलब फैसला नहीं कर पा रहा था, केवल प्रतीक्षारत था, सिर्फ प्रतीक्षा ही कर रहा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों के साथ कभी भी डूब सकती थी। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। मतलब उसके मन में निराशावादी विचार उभर रहे थे, बार बार बुरे विचार उसके मन में आ रहे थे, लेकिन आशा की एक किरण थी जो उसके मन में अभी भी थी। आशावादी था कि वामीरो जरूर आएगी, उसे विश्वास था कि वामीरो जरूर आएगी। बस आज की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। मतलब समुद्र अब डूब रहा था और उससे कभी कभी उससे निराशावादी वह अनुभव करता है, उसे लगता है कि समुद्र के डूबने के साथ साथ अगर वो ना आई तो ऐसे निराशावादी विचार भी बीच बीच में उसके मन में आते, लेकिन मन ही मन उसे आशा थी कि वह ज़रूर आएगी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता, बार बार वो रास्ते को देखता जिधर से वामीरो आने वाली थी। सहसा नारियल के झुरमुटों मतलब झुंड में से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई दिखाई दी। मतलब उसे लगा कि दूर से नारियल के जो बड़े बड़े पेड़ थे उसके झुरमुट थे, उसके बहुत ज़्यादा, क्योंकि समुद्री इलाका था और नारियल के पेड़ उगे हुए थे। उसे लगा कि कोई दूर से आ रहा है, कुछ और। मतलब धीरे धीरे वह आकृति उसके समीप आती गई। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, क्योंकि जो भी आ रहा था वह अपना छुप छुपा कर आ रहा था, तो लग रहा था कि वह वामीरो ही है, क्योंकि दुनिया वालों के डर से वह छुपकर आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती, बीच बीच में वह उधर दृष्टि दौड़ा लेती, इधर उधर देखती कि हो सकता है कि उसे कोई देख ले। मतलब दुनियावी डर था उसे, दुनियादारी का डर था कि अगर किसी को पता चल गया कि वह तंतारा से मिलने गई है तो उसकी जग हंसाई होगी और हो सकता है कि इसके बारे में समाज उसका विरोध करे। तो एक मतलब डर, जैसे एक लड़की डरी सी किसी को मिलने के लिए जाती है, तो ऐसा लग रहा था कि वह दुनियावी लोगों से डरी हुई है। फिर उसके बाद वह बताता है कि कुछ और आगे बढ़ते आई। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि मतलब नजर दौड़ाना ना भूलती। दृष्टि का अर्थ होता है नजर। फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के आगे आकर वह ठिठक गई। ठिठक जाना मतलब रुक जाना। तंतारा के सामने वो आई और रुक गई और दोनों शब्दहीन थे, कुछ भी बोल नहीं रहे थे, केवल एक दूसरे को ही देख रहे थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। क्या था? प्रेम की भावना थी जो दोनों के हृदय में पनप उठी थी और एक दूसरे के लिए एक दूसरे से वह प्रेम करने लगे थे। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अब समुद्र जो था वो डूब चुका था और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई। सचेत का अर्थ होता है सजग हुई। अचानक ही वो सजग हुई, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और उसे अपने घर वापस लौटना था। घर की तरफ दौड़ पड़ी। तंतारा अब भी वहां खड़ा रहा, निश्चल और शब्दहीन। निश्चल मतलब बिना हिले डुले वो वहीं खड़ा रहा, शब्दहीन। वह कुछ बोल नहीं रहा था, चुप्पी साधे वहीं खड़ा था। दोनों रोज उसी जगह पर पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रखते। मतलब एक दूसरे की तरफ देखते परंतु कुछ ना बोलते। बस भीतर समर्पण की भावना थी। समर्पण की भावना मतलब एक दूसरे के हो चुके थे, वे एक दूसरे से प्रेम करने लग रहे थे। अनवरत बिना रुके गहरा रहा था। मतलब आपसी प्रेम
जो था वो बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि रोज वो एक दूसरे से मिलने लगे थे। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया था। कहते हैं ना, प्रेम जो है वो छिपता नहीं है। कुछ लोगों ने देख लिया और खबर आग की तरह वहां पर फैल गई। गांव में आग की तरह खबर फैल गई, हवा की तरह वह बैठी। वामीरो लपाटी ग्राम की थी और तंतारा पासा गांव का। यहाँ पर सिर्फ इसी लाइन से हमें दोनों के गांव का पता चलता है, लेकिन आपको बिगनिंग में मैंने बताया था कि वामीरो का गांव लपाटी था और तंतारा का गांव पासा था। दोनों का संबंध संभव नहीं था, आपसी वैवाहिक संबंध संभव नहीं था। रीति के अनुसार रीति रिवाज जो थे वो वहाँ के अपने ही लोगों के बनाए हुए थे। दोनों का एक गांव का होना आवश्यक था, मतलब दोनों लड़का और लड़की वैवाहिक संबंध बनाने के लिए एक ही गांव के होने चाहिए। एक ही गांव के लड़का और लड़की आपस में विवाह कर सकते थे। वामीरो और तंतारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अड़े रहे अपनी बात पर। लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वो दोनों मानने को तैयार नहीं थे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, मतलब नियमतः मीन्स रोजाना वो लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते। अफवाहें फैलती रही, क्योंकि गांव में बहुत कम आबादी होने के कारण बात जल्दी फैल जाती है। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति की परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। जैसे कि कई पशु पर्व जो है वो आयोजित किए जाते हैं। आजकल पशु पर्व आयोजन का चलन कुछ कम हो गया है, लेकिन प्राचीन काल में पशु पर्व आयोजित किए जाते थे और पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट शक्तिशाली पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं के साथ में युवकों की शक्ति परीक्षा की प्रतियोगिता भी होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लिया करते थे, मतलब हर साल वो पर्व वहाँ लगता था और सभी लोग वहाँ जाकर हिस्सा लेते थे। अपने अपने पशुओं को ले जाते, प्रतियोगिताएं करवाते और इनाम भी वहाँ पर प्राप्त करते। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता। मतलब वो जो ऐसा पर्व था, ऐसा मेला लगता था कि जिसका साल भर लोग इंतजार किया करते थे। शाम से सभी लोग पासा में इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो गए। तंतारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक नहीं था, तनिक मीन्स जरा भी नहीं था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। व्याकुल का अर्थ है परेशान और व्यस्त मतलब मग्न थी। नारियल के के झुरमुट के पेड़ के पीछे उसे कोई झांकता हुआ सा दिखाई दिया। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की, मतलब कोशिश की। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। भय के कारण वो सामने आने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि वह लोगों से डरती थी। उसकी आंखें तरल थी, मतलब आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, होंठ कांप रहे थे। तंतारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। तंतारा विवहल हुआ, वह बेचैन हो चुका था, व्याकुल हो चुका था। विवल का अर्थ व्याकुल हो चुका था। उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। तंतारा किम कर्तव्य विमूढ़ था और वामीरो के रुद्र स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची। दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। किम कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ होता है जब हम साथ नहीं पाते और मतलब समझ नहीं पाते कि क्या करें और क्या ना करें, मतलब दुविधा की परिस्थिति होना। जब हम लोग किम कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ है कि जब हम लोग समझ नहीं पाते कि क्या करें और क्या ना करें, मतलब दुविधाग्रस्त हो जाते हैं, दुविधा की स्थिति हो जाती है, असमंजस की स्थिति हो जाती है, पजल जिसे कहते हो जाते हैं, उसे कहा जाता है किम कर्तव्य विमूढ़। और वामीरो के रुदन स्वर, रोने के स्वर मतलब आवाज को सुनकर उसकी माँ वहां आ जाती है। दोनों को देखकर आग बबूला हो उठती है। आग बबूला हो जाना मुहावरा है, बहुत क्रोधित हो जाती है।
सारे गांव वालों की उपस्थिति में ये दृश्य उसे अपमानजनक लगता है कि वामीरो, उसकी लड़की, वहाँ पर खड़ी तंतारा के प्रेम में रो रही है। उसे लगता है कि उसकी बेइज्जती हो रही है गांव वालों के सामने। इस बीच वह गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और वामीरो की माँ क्रोध में उफन उठती है। क्रोध में उफन उठती है मतलब बहुत अधिक क्रोधित हो जाती है। उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया, उसे गाली गलौज करती है, उसे अपमानित करती है, उसकी बेइज्जती करती है। गांव के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगते हैं क्योंकि एक लड़की की बेइज्जती हो रही है, वो तंतारा को भी खरी खोटी सुनाते हैं। तंतारा के लिए असहनीय था, वो सहन नहीं कर पा रहा था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। तंतारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था मतलब गुस्सा था, निषेध मतलब मनाही थी। उसे इस बात पे बहुत गुस्सा था कि एक गांव के की लड़की दूसरे गांव के लड़के से विवाह क्यों नहीं कर सकती। ऐसी परंपराएं किसने बनाई हैं। वह खींच उठता है, वह अपनी असहायता पर खींच उठता है क्योंकि वे कुछ कर भी नहीं सकता था। गांव वाले उसके अपने थे और वे अपने आप को असहाय सा महसूस करता है। उसे खींच आती है, वह झिल्ला उठता है। वामीरो का दुख उससे और गहरा कर रहा था। मतलब इस बात से तो वो दुखी था ही साथ वामीरो भी रो रही थी और उसको रोता हुआ देखकर वह दुखी था और उसका दुख दुगना हो गया था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए, क्या नहीं उठाना चाहिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनायास मीन्स अचानक उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा उठा। अचानक ही उसका जो हाथ है वो तलवार की मूठ पर जा उठता है। मूठ मीन्स हथी, जहाँ से तलवार को होल्ड किया जाता है, तलवार को पकड़ा जाता है, उसे कहते हैं। और क्रोध में उसने वो तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। कुछ देर उसने कुछ क्षण के लिए सोचा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। मतलब उसका क्रोध जो था वो आग की तरह और अधिक से अधिक होता जा रहा था। लोग सहम उठे, उसके क्रोध को देखकर लोग सहम उठे क्योंकि वो शक्तिशाली तो था ही। लोग उसकी शक्ति के बारे में पहले से ही जानते थे, इसलिए उसके गुस्से को देखकर लोग जो हैं वो सहम जाते हैं। एक सन्नाटा सा खिंच गया, चारों तरफ एक चुप्पी सी छा गई क्योंकि अब कुछ उसके आगे, उसके गुस्से के आगे कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब कोई राह ना सूझी, राह ना सूझना, जब उसे कोई रास्ता ना दिखाई दिया तो क्रोध का शमन करने के लिए, शमन का अर्थ है क्रोध को शांत करने के लिए, उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। मतलब उसके शरीर में जितनी शक्ति थी उस पूरी तेजी के साथ उसने उस तलवार को धरती में दे मारा, घोंप दिया। क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने उस तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसे नहीं देखा था और पूरी शक्ति से उसने उस तलवार को धरती में दे मारा। और लगातार जैसे ड्रैग करते हो ना आप, लगातार उसको खींचते हुए दूर तक वो ले गया और ऐसा करते हुए उस पे पसीने से तरबतर हो गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक एक लकीर खिंच गई, वहाँ एक दरार होने लगी। टापू की प्रेम कथा है, द्वीप की प्रेम कथा है। तो जहाँ उसने तलवार जोर से दे मारी थी, वहाँ से जब वो खींचता हुआ दूर तक ले गया था, वहाँ से धरती जो थी वो फटने लगी थी, उसमें दरार पड़ गई थी। उसमें एक दरार पड़ गई थी और ऐसे लग रहा था कि मानो वह टापू ही दो हिस्सों में बट गया, मानो धरती दो टुकड़ों में बटने लगी हो। क्योंकि बिगिनिंग में स्टोरी में बताया था कि ये पहले दोनों एक ही थे और बाद में अलग हुए। तो इस प्रेम कथा का जो अंत हुआ, शायद इसी के कारण वो अलग होंगे। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तंतारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे, मतलब भयाकुल हो उठे, सभी डर गए थे क्योंकि आज से पहले ऐसा दृश्य किसी ने भी वहां पर नहीं देखा था। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना भी ना की थी, कभी सपने में भी ऐसे
दृश्य के बारे में उन्होंने सोचा ना था। वे सिहर उठे, सिहर उठना, कांपना, सिहर उठना, कांपना। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई सी दौड़ रही थी, तंतारा तंतारा तंतारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। तंतारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, तंतारा दुर्भाग्यवश द्वीप के दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाहता वह जैसे अंतिम छोर पर पहुंचा। धरती को चीरता हुआ वह मानो अंतिम छोर पर पहुंचा। द्वीप दो भागों में विभक्त हो चुका था। विभक्त का अर्थ है बट चुका था। एक तरफ तंतारा था, दूसरी तरफ वामीरो। मतलब वो द्वीप के एक और रह जाती है और तंतारा दूसरी तरफ। तो तंतारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। और जैसे ही वो होश में आता है, उसे दिखाई देता है कि जिस द्वीप की तरफ वह है, वह समुद्र में अब धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा, तड़पने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा। सिरा थामना चाहा मतलब पकड़ना चाहा, किंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी। वह नीचे की तरफ अब लगातार फिसलने लगा था। लगातार समुद्र की सतह की तरफ वह फिसलता जा रहा था। उसने मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभरकर डूब रही थी, वामीरो 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 वामीरो। मतलब वो कुछ भी और नहीं बोल रहा था, केवल वामीरो का नाम ही पुकार रहा था। उधर वामीरो भी तंतारा 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 पुकार रही थी। मतलब एक दूसरे से मिलने के लिए दोनों आतुर थे। लेकिन प्रकृति का खेल देखिए कि वह दोनों लगातार जो थे वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। तंतारा जो था वो समुद्र की लहरों की ओर बढ़ रहा था। तंतारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा। अचेत मीन्स बेसुध, उसे बेहोशी सी आने लगी। और कुछ देर बाद जब तक उसे होश नहीं रहा, वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड धरती के टुकड़े पर पड़ा रहा, जो कि दूसरे हिस्से के संयोग से जुड़ा हुआ था। बहता हुआ तंतारा कहाँ पहुंचा, समुद्री लहरें उसे बहाकर कहाँ ले गई, कोई नहीं जानता। उसकी लाश भी नहीं मिली। उसका क्या हुआ, किसी को कोई खबर नहीं। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह तंतारा के प्रेम में वो पागल हो उठी थी और लगातार वो तंतारा को याद करती रहती, इसलिए वह अपनी सुध-बुध खो उठी थी। वह हर समय तंतारा को खोजती, जहाँ पहुँचती वहीं पर घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। परिवार वालों ने उसे बहुत समझाया बुझाया, परंतु परिवार से वो विलग हो गई थी, बिल्कुल अलग सी हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग नहीं मिला, उसका भी कुछ पता ना चला। आज ना तंतारा है ना मीरो, किंतु उनकी ये प्रेम कहानी, प्रेम कथा आज भी घर घर में सुनाई जाती है। कहते हैं ना, कोई भी बलिदान जो है वो कभी भी बेकार नहीं जाता। वामीरो और तंतारा ने अपने अपने जीवन का बलिदान दिया और उनके बलिदान के कारण ही वहाँ की रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, उनमें बदलाव आया। और उस दिन के बाद लोगों ने प्रेम के महत्व को समझा और उस दिन के बाद वहाँ के रीति रिवाज बदल गए और एक गांव के लड़की और दूसरे गांव के लड़के के बीच में वैवाहिक संबंध बनने लगे। मतलब लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक दकियानूसी विचारधारा के कारण एक युवक और युवती का बलिदान हुआ और दोनों मर गए, दोनों को खोना पड़ा। वामीरो के घर वालों को वामीरो को खोना पड़ा और तंतारा के घर वालों को तंतारा को खोना पड़ा। निकोबारियों का ये मत है, उनकी ये राय है, मानना है कि तंतारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कि कार निकोबार से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में आपसी वैवाहिक संबंध भी बनाने लगे। तंतारा वामीरो की त्याग में मृत्यु शायद इस सुखद परिवर्तन के लिए ही थी और उनके बलिदान के बाद, उनके त्याग के बाद वहाँ की विचारधाराओं में बदलाव आया और वह बदलाव जो था आने वाली पीढ़ी के लिए सुखद साबित हुआ। आने वाली
पीढ़ियों को उसका फायदा मिला और अब दोनों गांवों के लोग आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहने लगे थे। तो ये थी तंतारा और वामीरों की प्रेम कथा। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। और फर्स्ट पार्ट मौखिक जो भाग है, लेट अस डू इट साइड बाय साइड। फटाफट आप इसके आंसर्स 1 मिनट के लिए देख लीजिए, साथ ही साथ हम अभी क्लास में इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी एक पीडीएफ, पिक्चराइज पीडीएफ में पीपीटी आपको ग्रुप में भेजूंगी, साथ में एक असाइनमेंट मैं आज इसको भेजूंगी एमसीक्यू बेस्ड, उसको सॉल्व करना। इन द नेक्स्ट मीटिंग वी विल डिस्कस question answers. So first of all, before doing that, please read the chapter thoroughly, then you will be able to do that. Fine. So raise the hand, I will unmute that child. First question is, तंतारा व मीरो कहाँ की कथा है? Yes Priyanka, wait a moment. Okay. Yes Riddhi, unmute करिए। रिद्धि, not प्रियंका, रिद्धि। यस मैम। तंतारा व मीरो कहाँ की कथा है? अंडमान एंड निकोबार की कथा है। हाँ, पूरा आंसर दीजिए। तंतारा वामीरो अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार की कथा है। द्वीप समूह की कथा है। राइट, म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट आशीष, वामीरो अपना गाना क्यों भूल जाती है? आशीष, वामीरो अपना गाना क्यों भूल जाती है? इसलिए भूल जाती है क्योंकि एकदम से जब वह तंतारा को एकदम से वह जब किसी एक युवक को देखती है जो दूर खड़ा उसे उसे निहार रहा होता है, वह उसका ध्यान जब पानी की लहर ऊंची उठी थी और अचानक ही उसका ध्यान भंग हो गया था, तो उस समय वो अपना गाना भूल जाती है। राइट। नेक्स्ट है, तंतारा ने वामीरो से क्या याचना की? तंतारा ने वामीरो से क्या कहा था? यस दिव्या, अनम्यूट करिए। तंतारा ने वामीरो से क्या याचना की? तंतारा ने वामीरो से ये याचना की थी कि वह फिर से उसी समुद्र के तट पर उससे मिलने आए शाम को। नो नो नो, वेरी रॉन्ग। तंतारा ने वामीरो से कहा था कि वो अपना गाना गाना जारी रखे। तभी मैं कह रही हूँ कि चैप्टर को अच्छे से रीड करो। तंतारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? महकमीत, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। महकमीत, क्या रीति थी? ओके। काव्य, काव्य, तंतारा और वामीरो के गांव की ये रीति थी कि वो अपने गांव में ही विवाह कर सकते थे। हाँ, वो यह रीति थी कि आपस में अपने गांव के लोगों के साथ ही संबंध बना सकते थे, आपसी वैवाहिक संबंध बना सकते थे। वेरी गुड। क्रोध में तंतारा ने क्या किया? आपने कहानी के अंत में पढ़ा सुशांत। क्रोध में तंतारा ने क्या किया था? क्रोध में तंतारा ने अपने मुठ से तलवार उतारी और धरती पर जोर से फेंकी, जिससे कि मानो ऐसा लग रहा था कि उसके 2 टुकड़े हो गए हों। हाँ, तलवार को उसने धरती में गाड़ दिया और धरती के 2 टुकड़े हो गए, उसमें दरार पड़ गई थी। राइट।